This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic issues in knowledge representation. So first, we have to understand what is knowledge representation. The knowledge representation and reasoning is the part of artificial intelligence which is concerned with AI agents thinking and how thinking contributes to intelligent behavior of agent. It is responsible for representing the information in the real world so that computer can understand and utilize this knowledge to solve the complex real world problems. So particularly what we have to do in knowledge representation, जितना भी हमारे पास knowledge होता है, knowledge will be in the form of facts. ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को या सारे के सारे नॉलेज को हमें कोई नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम यूज करते हुए मेमोरी में स्टोर करना होता है. And this is generally done through the AI agents. And finally, what we have to do, we have to utilize this particular knowledge to solve the real world problems. In today's class, we have to go for issues in knowledge representation. तो पर्टिकुलरली नॉलेज को जब हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो नॉलेज रिप्रेजेंट करते वक्त हमारे पास टोटल 5 इश्यूज होते हैं जो हमें कंसीडर करना है. द फर्स्ट इशू इज इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. नॉलेज रिप्रेजेंट करते वक्त उस पर्टिकुलर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए टोटल एट्रीब्यूट्स कितने रहेंगे, इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, अनइम्पोर्टेंट कौन से होंगे, ये आइडेंटिफाई करना. दिस इज व्हाट द फर्स्ट इशू. सेकंड इशू इज रिलेशनशिप अमॉन्ग द एट्रीब्यूट्स. तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने कंसीडर किए, ये एट्रीब्यूट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती तो किस टाइप की रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को हमें रिप्रेजेंट करना है. दिस पर्टिकुलर इशू वी हैव टू कंसीडर ड्यूरिंग द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. थर्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इशू इज ग्रैनुलरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ग्रैनुलरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन के लिए जब हम जाएंगे तो किस पर्टिकुलर लेवल तक के हमको नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है. फोर्थ इज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हमें किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते वक्त ओनली ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है या फिर ऑब्जेक्ट का सेट जिसे हम क्लास कहेंगे उस क्लास को रिप्रेजेंट करना है. तो क्लास कब फॉर्मुलेट करने का और ऑब्जेक्ट कब फॉर्मुलेट करने का, सच काइंड ऑफ इशू आल्सो कंसीडर ड्यूरिंग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. एंड द लास्ट इशू इज फाइंडिंग द राइट स्ट्रक्चर. जब कभी भी हम रीजनिंग परफॉर्म करेंगे तो रीजनिंग परफॉर्म करने के लिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम किस तरह का होना चाहिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. दिस इज व्हाट द लास्ट इशू इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी ऑल दिस 5 इश्यूज वन बाय वन. तो our first issue is important attribute. Are there any attribute that occur almost every in the problem domain? किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम डोमेन को अगर हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर डोमेन में कुछ एट्रीब्यूट्स है क्या, और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है तो ऐसे हर एट्रीब्यूट को हमें हैंडल करते आना चाहिए. एंड देयरफॉर वी नीड टू मेक श्योर दैट if such kind of attributes will be there, then we have to handle them appropriately and we have to represent it. तो particularly important टाइप के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं. पहला एट्रीब्यूट जो है वो है इंस्टेंस एट्रीब्यूट एंड सेकंड एट्रीब्यूट इज एट्रीब्यूट. तो अभी इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्या है और इज एट्रीब्यूट क्या है हम ये देख लेते हैं. तो हियर इंस्टेंस एट्रीब्यूट एंड इज एट्रीब्यूट्स आर particularly used to represent the property inheritance. इंस्टेंस एट्रीब्यूट जनरली इंडिकेट करता है क्लास मेंबरशिप, वेयर एज अगर हम ईजे एट्रीब्यूट के लिए अगर जाएंगे तो ईजे एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करेगा हमारा क्लास इंक्लूजन. तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेबल नॉलेज. इसे अर्लियर क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द इनहेरिटेबल नॉलेज. तो आपको अगर ये समझना इनहेरिटेबल नॉलेज क्या है तो प्लीज मेरा अर्लियर वीडियो रेफर कीजिए. वहां पे हमने व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया था. उसमें का एक अप्रोच जो है दैट इज इनहेरिटेबल नॉलेज. तो यहाँ पे हमने इनहेरिटेबल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जब किया है तो आप देख सकते हैं कि हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज सचिन, वन क्लास इज बैट्समैन एंड वन क्लास इज एडल्ट. तो अगर हम सचिन और बैट्समैन दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात करेंगे तो सचिन
is Sachin is instance and Sachin is indicating the class membership of a batsman, whereas एडल्ट मेल नाम का हमारे पास एक क्लास है और बैट्समैन फिर से एक क्लास है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है दैट इज अ रिलेशनशिप। तो इज अ रिलेशनशिप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि बैट्समैन इज अ क्लास इंक्लूजन ऑफ एडल्ट मेल वेयर एज सचिन इज द इंस्टेंस ऑफ द बैट्समैन। तो जनरली अगर हमारे पास कोई अगर नॉलेज है तो उस नॉलेज में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस अगर होंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं और वो एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्ली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज व्हाट द फर्स्ट इशू। देन वी हैव सेकंड इशू दैट इज द रिलेशनशिप अमंग एट्रीब्यूट्स। तो पर्टिकुलरली जब हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करने जाएंगे और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम हमारा अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला अगर है तो एट दैट टाइम वी हैव टू carefully think about are there any important relationship that exist among the attributes of objects। और अगर ऐसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं तो वो रिलेशनशिप्स को हमको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। तो पर्टिकुलरली रिलेशनशिप जो होते हैं दैट रिलेशनशिप्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्रीब्यूट्स और जनरली इस तरह के 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगे जो इंडिकेट करेंगे इनवर्स रिलेशनशिप, एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप, टेक्निक्स फॉर रीजनिंग अबाउट द वैल्यूज एंड सिंगल वैल्यूज एट्रीब्यूट्स। तो ये चारों तरह के रिलेशनशिप्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ड्यूरिंग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। थर्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इशू इज चूजिंग द ग्रैनुलरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब चूजिंग द ग्रैनुलरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब है एट व्हाट लेवल शुड नॉलेज बी रिप्रेजेंटेड। ऊपरी लेवल पे हमें नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है या इन डेप्थ जाके रिप्रेजेंट करना है। इन डेप्थ जाके अगर रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ तक के। तो दिस पर्टिकुलर इशू इज हैंडल्ड अंडर द टाइटल चूजिंग द ग्रैनुलरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो व्हेनेवर वी आर रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज एट दैट टाइम we have to think about is there a good set of primitives into which all knowledge can be broken down। तो अभी प्रिमिटिव यानी क्या, तो प्रिमिटिव का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब कभी भी नॉलेज हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो हमको नॉलेज को ब्रेक डाउन करते जाना पड़ेगा और सबसे लास्ट हायरार्की जो रहेगी दैट लास्ट हायरार्की इज कॉल्ड एज ए प्रिमिटिव। तो क्या हमने प्रॉपर सेट ऑफ प्रिमिटिव यूज कर लिया क्या कि जिससे हमारा पूरा नॉलेज रिप्रेजेंट हो सके और आगे चल के हमको नॉलेज हायरार्की को आगे चल के फिर से ब्रोक डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो दिस पर्टिकुलर mechanism we have to handle during the granularity of representation। तो पर्टिकुलरली जब कभी भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने हायरार्की अगर डिफाइन करके रखी और उस पर्टिकुलर हायरार्की में अगर हमने हमारे प्रिमिटिव्स अगर डिसाइड करके रखे तो इस पर्टिकुलर सेट को या इस पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रिमिटिव्स को हम गुड सेट कह पाएंगे क्या और इस सेट ऑफ प्रिमिटिव्स से हमारा सारा का सारा नॉलेज रिप्रेजेंट करते आ जाएगा क्या। ये सारी चीजें हमें ग्रैनुलरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में डिस्कस करनी होती है या फिर रीच आउट करनी होती है। तो जनरली प्रिमिटिव्स क्या है, तो प्रिमिटिव्स आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स सच एज होल्डिंग, सीइंग, प्लेइंग। जनरली जो कुछ भी एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे ये सारे एक्शंस को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और ब्रेक डाउन करते वक्त लास्ट हायरार्की जो रहेगी दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द प्रिमिटिव। तो हियर वी हैव एन एग्जांपल, हियर वी हैव वन फैक्ट, फैक्ट इज राजू स्पॉटेड रनिंग। देखिए फैक्ट जो दिया है वो है राजू स्पॉटेड रनिंग। अब इस पर्टिकुलर फैक्ट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है स्पॉटेड, एजेंट, राजू, ऑब्जेक्ट रनिंग। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे जो प्रिमिटिव यूज किया दैट प्रिमिटिव इज स्पॉटेड, जबकि स्पॉटिंग का मैकेनिज्म जिसने परफॉर्म किया वो एजेंट है राजू और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने परफॉर्म किया स्पॉटिंग मैकेनिज्म दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रनिंग। तो दैट्स व्हाई राजू स्पॉटेड रनिंग ये अगर हमारा फैक्ट है तो इस फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगा स्पॉटेड, एजेंट राजू, ऑब्जेक्ट रनिंग। अब हमारे पास क्वेश्चन है हु स्पॉटेड रनिंग। तो इस पर्टिकुलर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखेंगे स्पॉटेड, एजेंट, राजू, ऑब्जेक्ट रनिंग और क्वेश्चन है हु स्पॉटेड रनिंग। तो हु स्पॉटेड रनिंग का आंसर हम इस पर्टिकुलर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से दे सकते हैं। हु स्पॉटेड रनिंग, राजू स्पॉटेड रनिंग एंड दैट्स व्हाई वी कैन डिस्कवर द आंसर एज राजू। बट अगर हमारा क्वेश्चन है डिड राजू सी रानू, बट अगर हमारा क्वेश्चन है
Did Raju see Rani? तो एट दैट टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आंसर. क्यों? क्योंकि हमारा प्रिमिटिव जो है वो है स्पॉटेड. तो सी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. और सी वाला अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो हमारे नॉलेज बेस में रहेगा वो कंटेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी के साथ मैच ही नहीं हो पाएगा. और कंटेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी के साथ जब मैचिंग परफॉर्म नहीं होगी तो एट दैट टाइम वी विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस. जबकि हमें पता है स्पॉटेड एजेंट राजू ऑब्जेक्ट रानी, इसका मतलब सी एजेंट राजू ऑब्जेक्ट रानी होगा, क्योंकि स्पॉट करना बोले तो सीइंग ही हो गया. बट स्पॉटेड हमारा प्रिमिटिव है और सी नाम का प्रिमिटिव हमने यूज नहीं किया है. एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, हमारा रिप्रेजेंटेशन है स्पॉटेड एजेंट राजू ऑब्जेक्ट रानी. इस रिप्रेजेंटेशन के साथ डिड राजू सी रानी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिस्कवर द आंसर. लेकिन आंसर तो हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे, बट फैक्ट तो सही है. तो जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है और वो चीज एग्जिस्ट करने के बावजूद ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन अगर आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो दिस विल बी द ड्रॉबैक ऑफ योर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्किल. तो वही ड्रॉबैक यहाँ पे कहीं ना कहीं उभर के सामने आ रहा है. भले ही कॉन्सेप्ट वहाँ पे, फैक्ट वहाँ पे ट्रू है, कॉन्सेप्ट ट्रू है, बट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन डिड राजू सी रानी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे. तो व्हाट वी हैव टू डू? तो इन ऑर्डर टू डिस्कवर द आंसर we have to add the fact as spotted xy implies that saw xy. इसका मतलब हमें प्रेडिकेट कैलकुलस में या हमारे नॉलेज में एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी. और जो चीज ऐड करना पड़ेगा वो एक नया रूल रहेगा. और नया रूल क्या रहेगा? इफ एनीबडी इज देयर जिसको बोलते हैं x और somebody is there जिसको बोलेंगे y. तो if anybody spotted somebody it means that anybody saw somebody. तो x ने अगर y को स्पॉट किया इसका मतलब x ने सी किया किसको? y को. तो इस तरह का फैक्ट हमें वहां पे ऐड करना पड़ेगा. तो इस तरह का प्रोडक्शन रूल हमें नॉलेज बेस में ऐड करना पड़ेगा. और इस तरीके से नॉलेज बेस में अगर हम एडिशनल नॉलेज बेस अगर ऐड करेंगे तो नाउ जो हमारा सवाल था डिड राजू सी रानी, तो उस पर्टिकुलर सवाल के लिए हम आंसर यहाँ पे डिस्कवर कर पाएंगे. इसके अलावा भी हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है. An alternative solution to this problem is to represent the fact that spotting is really a special type of seeing explicitly in the representation of a fact. तो एक्चुअली हमारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में ही हमें कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि seeing is a special, spotting is a special case of a seeing, और spotting is a special case of seeing ऐसा अगर हमें फैक्ट में ही लिखना है तो हमें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. और रिप्रेजेंटेशन रहेगा जो हमारा अर्लियर रिप्रेजेंटेशन था उस अर्लियर रिप्रेजेंटेशन को हमें इस तरीके से मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा. सॉ एजेंट राजू ऑब्जेक्ट रानी टाइम स्पैन ब्रीफली. राजू ने रानी को ब्रीफली देखा, इसका मतलब क्या है? सॉ. और अभी अगर हम सवाल पूछेंगे कि डिड राजू सी रानी, तो उसका आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा. तो फॉर दैट व्हाट वी हैव डन, हमारे नॉलेज को हमने नेक्स्ट लेवल पे जाके रिप्रेजेंट किया. पहले जो हमने ऊपरी लेवल पे रिप्रेजेंट किया था अभी ऊपरी लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं किया. हमने थोड़ा केयरफुली सोचा और केयरफुली सोच के हमारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को फिर से एक लेवल आगे बढ़ाया. और आगे बढ़ाते वक्त हमने क्या किया, हमारा जो प्रिमिटिव इससे पहले था स्पॉटेड, उस स्पॉटेड प्रिमिटिव के साथ हम सेटिस्फाइड नहीं थे. हमने फिर से स्पॉटेड को ब्रेक डाउन किया कि स्पॉटेड इज अ स्पेशल केस ऑफ अ सीन जिसमें टाइम स्पैन के साथ हमने उसको वेरी किया. एंड दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन वी हैव ब्रोकन द आइडिया ऑफ स्पॉटिंग अपार्ट इनटू मोर प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीइंग एंड टाइम स्पैन. तो अभी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से हम नेक्स्ट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं और नेक्स्ट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे जाने के बाद में हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे. तो पर्टिकुलरली जब कभी भी हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करेंगे तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि आप नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की ग्रैनुलरिटी क्या रख रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर इशू वी हैव टू हैंडल केयरफुली ड्यूरिंग द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. Now we have fourth issue, representing the set of objects. Now what this issue is about? So how should set of objects be represented?
अब यहाँ पे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। जनरली हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए जब जाएंगे तो क्या वाकई में ये जरूरी है क्या कि आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट ना करते हुए ऑब्जेक्ट के सेट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? और अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही आपको रिप्रेजेंट करना है, तो फिर उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द फोर्थ इश्यू। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही रिप्रेजेंट करना जरूरी क्यों है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहला रीजन है देयर आर सम प्रॉपर्टीज दैट आर ट्रू फॉर द सेट्स बट नॉट ट्रू फॉर द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ सेट। यानी पर्टिकुलरली कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास ऐसी होती है कि वो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू होती है, बट उसी प्रॉपर्टी को अगर हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो वाली प्रॉपर्टी ट्रू नहीं हो पाती। एंड दैट्स व्हाई हमारी ये मजबूरी है कि उस प्रॉपर्टी को अगर हम इंडिकेट कराना चाहते हैं तो हमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हियर वी हैव वन एग्जांपल, कंसीडर द असर्शंस। असर्शंस है पहला, देयर आर मोर शिप देन पीपल इन ऑस्ट्रेलिया। केयरफुली ध्यान दीजिएगा, पहला असर्शन है देयर आर मोर शिप देन पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द फर्स्ट असर्शन। और सेकंड असर्शन है इंग्लिश स्पीकर्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये दोनों असर्शंस को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। तो दोनों असर्शंस को रिप्रेजेंटेशन की बात अगर करेंगे तो यहाँ से जो चीजें या जो सेट्स निकल के सामने आ रहे हैं वो तीन तरह के सेट रहेंगे। पहला सेट जो रहेगा दैट विल बी द सेट ऑफ पीपल, दूसरा सेट जो रहेगा दैट विल बी द सेट ऑफ शीप्स, और थर्ड जो सेट रहेगा दैट विल बी द सेट ऑफ इंग्लिश स्पीकर। अब पहले असर्शन की बात करते हैं, देयर आर मोर शिप देन पीपल इन ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया में शिप ज्यादा है एज कंपेयर टू पीपल्स, दिस इज व्हाट द फैक्ट। तो शिप का एक सेट लेना पड़ेगा और पीपल का एक सेट लेना पड़ेगा, और किसकी कार्डिनलिटी ज्यादा रहेगी? शिप की कार्डिनलिटी ज्यादा रहेगी। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये प्रॉपर्टी तभी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब हम सेट कंसीडर करें, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन और ये पर्टिकुलर शिप के बीच में रिलेशनशिप हम अप्लाई नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ सेट प्रॉपर्टी। एंड दैट्स व्हाई जब भी हमारे पर्टिकुलर नॉलेज में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो सेट प्रॉपर्टी को इंडिकेट करने की बात कर रहे हैं, तो सेट प्रॉपर्टी को इंडिकेट करने की बात अगर हुई तो आपको सेट बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि कभी कभार हमारी ये मजबूरी होती है कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ना लेते हुए हमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये था हमारा फर्स्ट रीजन कि जिसकी वजह से हमें नॉलेज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस प्रॉपर्टी को फुलफिल कराने के लिए हमें सेट लेने ही पड़ेगा। And that's why here we have to go for the representing the set of objects. This is the first reason. Now we have second reason. It is important to represent set of objects is that if a property is true for all elements of a set or even most of the elements of a set, then it is more efficient to associate it once with set rather than associate it explicitly with the element of the set. इसका मतलब अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपके पास ऐसी है कि उस पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी अगर ट्रू है, तो rather than associating that particular property with individual element of that set, ये बेटर रहेगा कि उस सेट के साथ में ही उस प्रॉपर्टी को हम एक बार एसोसिएट करें। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ या हर एक मेंबर के साथ उस प्रॉपर्टी को हमें बार बार एसोसिएट करना पड़ेगा, जबकि ये वाला काम हमारा एक ही काम में हो सकता था। कैसे? कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक सेट बना लो और उस सेट के साथ में वो प्रॉपर्टी को अटैच कर। तो ये चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास इनहेरिटेबल नॉलेज का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे एक क्लास है एडल्ट मेल, और एडल्ट मेल का वो वाला क्लास है जिनकी हाइट 5 फीट 3 इंच है। अब मैं दुनिया के वो सारे एडल्ट मेल की बात कर रहा हूँ जिनकी हाइट 5 फुट 3 इंच है। तो फिर इस एडल्ट मेल में तो काफी सारे मेल्स की बात होगी या काफी सारे मेंबर्स की बात होगी,
और हर मेंबर की हाइट कितनी रहेगी, 5 feet 3 inch. So rather than associating this particular property with individual member of that particular class, हम क्या करेंगे, ये एक सिरे में ही वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को उस क्लास के साथ अटैच करेंगे. So this is what the second reason. Now we have to consider the last issue, that is finding the right structure as needed. अब finding the right structure as needed का मतलब क्या है? हमने इससे पहले 4 इश्यूज कंसिडर कर लिए. 5वां इशू है कि हमारे नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करना. हमारे पास काफी सारे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे, उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर, that particular problem we have to focus over here. And that's why we have given a large amount of knowledge stored in a database. How can relevant parts be accessed when they are needed? तो जनरली हमने नॉलेज को रिप्रेजेंट तो किया है नॉलेज बेस में, ढेर सारा नॉलेज भी हमारे पास है. और जब कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब हम जाएंगे, तो रन टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त हम क्या करेंगे, कंटेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी को कंटेंट ऑफ नॉलेज बेस के साथ मैच करेंगे. और नॉलेज बेस के साथ मैच करते वक्त ये मैचिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, वो नॉलेज को कैसे सर्च करेंगे, ये फैसिलिटेट करने वाला करेक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए. और उसी पर्टिकुलर इश्यू को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्लम ऑफ मैचिंग रूल्स अगेंस्ट द स्टेट डिस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज पर्टिकुलरली रीच ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर इश्यू. तो अभी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा नॉलेज बेस का मतलब काफी सारे रूल्स है, ढेर सारा नॉलेज हमारे पास रहेगा. और करंटली अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो कंटेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी को कंटेंट ऑफ नॉलेज बेस के साथ मैच करना पड़ेगा. और कंटेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी को कंटेंट ऑफ नॉलेज बेस के साथ अगर मैच कर रहे हैं और मैच करके अगर हम रीजनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये रीजनिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट कराने वाला करेक्ट स्ट्रक्चर हमको यूज करना पड़ेगा. तो वो करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इस चीज को आइडेंटिफाई करना, दैट इज अबाउट द 5th इशू. और जनरली राइट स्ट्रक्चर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो राइट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 क्वेश्चन के आंसर देना हमको काफी जरूरी है. फर्स्ट, how to perform an initial selection of the most appropriate structure. Second question is how to fill in appropriate details from the current situation. Third question is how to find the better structure if the one chosen initially turns out not to be appropriate. And fourth question is when to create and remember a new structure. तो अगर ये चारों क्वेश्चन का आंसर कराते हुए अगर हम स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, तो we will get the right structure. So this was all about the various issues in knowledge representation. Thank you.